जय हिंद दोस्तों। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झंझोर मेहनत करने में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं और कल हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में, कुछ किडनी के बारे में जाना था, ये कैसे काम करती है, और कुछ करंट अफेयर्स का भी आपको बताया था। तो उसका थोड़ा सा रिवीजन यहाँ करते हैं। क्या बताया था? जीवन दान प्रोग्राम कहाँ चल रहा है और जीवन संजीवनी कहाँ चल रहा है। दो प्रोग्राम के बारे में आपको बताया था। एक तेलंगाना का प्रोग्राम है जीवन दान, और एक जीवन संजीवनी जो लखनऊ में चल रहा है, यूपी की राजधानी लखनऊ में। ठीक है। और जो जीवन संजीवनी है वो मतलब प्रेरित करता है लोगों को अंगदान के लिए। ठीक है। एक और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे देते हैं इसमें कि जो किडनी जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, इससे संबंधित अवैध किडनी प्रत्यारोपण को पकड़ा है किसने? तमिलनाडु हाई कोर्ट, जो मद्रास हाई कोर्ट है। ठीक है। तो ये अवैध तरीके से क्यों हो रहा है ट्रांसप्लांटेशन? तो उसका हमने एक रीजन आपको दिया था कि भारत में जो ट्रांसप्लांटेशन की रेट है 0.65 पर मिलियन है, मतलब 10 लाख लोगों में 0.65 हो रहा है। ठीक है। जबकि वहीं स्पेन में कितना है? 35 है। 35 से ज़्यादा ही है स्पेन में। तो उसका कारण है यहाँ कोई देने वाला नहीं होता है, तो फिर एक अवैध तरीके से ये काम चलता है। गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, इन्हें पैसे की लालच में फंसाकर इनका किडनी निकाल ली जाती है। वो इसी से संबंधित एक केस चल रहा है मद्रास हाई कोर्ट में। ठीक है। इतना आपको बेसिक समझ में आया होगा। अच्छा, नोट्टो के बारे में भी कल बताया था। नोट्टो, उसका मुख्यालय कहाँ बताया था? तो दिल्ली में है। ठीक है। अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर। अच्छा, ये बताइए, यहाँ की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो रीनल सिरा है, रीनल सिरा, अच्छा रीनल वीन, इसमें कैसा रक्त बहता है? CO2 वाला कि CO2 प्लस यूरिया वाला? बताइए। CO2 प्लस यूरिया वाला, बताइए कौन सा रक्त बहता है इसमें? देखिए, सभी जानते हैं कि सिराओं में जो रक्त बहता है वो CO2 वाला होता है, धमनियों में जो बहता है वो O2 वाला होता है। लेकिन यहाँ हमें एक बात ध्यान रखना है कि हम लोगों के दिमाग में है कि सिरा में जो रक्त बहेगा वो हमेशा गंदा होता है। ऐसा नहीं है। उसका कारण ये है कि यहाँ जो रीनल धमनी है उसमें रक्त क्यों जा रहा है, रीनल धमनी के थ्रू जो किडनी में रक्त जा ही क्यों रहा है, तो इसे समझ लेंगे तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। पहले एक बुनियादी समझ देखो, किडनी में रक्त क्यों आता है? कारण, क्योंकि किडनी का जो काम क्या है? रक्त को छानना, और रक्त को छान के उसमें क्या अलग करना? यूरिया को, क्रिएटिनाइन जैसे प्रोटीन्स को अलग करना। ठीक है। और बॉडी के वाटर और साल्ट को बैलेंस करना, ये है किडनी का काम। अब ये काम है, तो जब इधर से रक्त आ रहा है तो मतलब इस वाले रक्त में क्या होगा? यूरिया होगा, अनसॉल्ट होंगे। यहाँ मतलब O2 युक्त रक्त ऑक्सीजन युक्त तो है, पर थोड़ा गंदा भी है। उसी गंदे रक्त की सफाई के लिए रक्त किडनी में आता है। ठीक है। और किडनी क्या करती है? रक्त की सफाई करके वापस अपने रीनल सिरा में रक्त को भेज देती है। आप कहोगे ठीक है, किडनी इतना ही अच्छा काम करती है तो CO2 वाला रक्त क्यों भेज रही? उसका कारण ये है कि जो O2 आती है वो यहीं किडनी में साफ सफाई के काम में खर्च हो जाती है। ठीक है। जब किडनी में साफ सफाई के काम में O2 खर्च हो जाएगी तो क्या बचेगा? CO2। तो CO2 वाला रक्त यहाँ से निकल जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इस रीनल आर्टरी को, रीनल धमनी को। ये वाला जो है, ये क्या है? ये महाधमनी से आती है। आपने अगर हृदय का टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा ओर्टा, ओर्टा जिसे बोलते हैं महाधमनी। तो ये क्या है? महाधमनी से ही निकलती है और सीधे किडनी तक जाती है। कौन सी? रीनल आर्टरी। जिसमें रीनल लगा हो समझ लेना वो किडनी से संबंधित है। ठीक है। अब क्या है? ये रीनल आर्टरी आई और किडनी में चली गई, जैसे कि आप देख रहे होंगे, और उसके बाद सिरा के माध्यम से बाहर निकल गई। अब किडनी में क्या होता है, किडनी में क्या क्या काम होता है वो जानिए। धमनी जो किडनी में घुसकर जाती है, छोटी छोटी रक्त नलिकाओं में बट जाती है। ऐसे 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 छोटी छोटी रक्त नलिकाओं में बट जाएगी। और इन रक्त नलिकाओं को क्या कहते हैं? एक नाम याद रखिए, ग्लोमेरुलस, अर्थात ग्लोमेरुल्स, ऐसे करके आप बोलिए इसे। ठीक है। यहाँ 3 काम होता है। ग्लोमेरुल्स में क्या होता है? 3 काम होता है, उन्हें आप लिख लीजिए।
आर एस, ठीक है। एफ से फिल्ट्रेशन होता है, री से री ऑब्जर्वेशन होता है, एस से सिक्रेशन होता है। अब फिल्ट्रेशन किसका होता है इसे समझिए। खून से जो पानी है, यूरिया है, नमक है, छानकर बाहर निकालने में कौन काम करता है? फिल्ट्रेशन। हमने चाय की पत्ती का उदाहरण दिया था आपको कि चाय पत्ती में शुगर वगैरह तो छन जाता है, बताया था ना। तो क्या क्या छनता है? पानी, यूरिया, नमक, ये छन जाता है, ठीक है। रीअब्जॉर्बेशन में जब छन जाएगा तो इनका रीअब्जॉर्बेशन भी होगा। जो पोषक तत्व होंगे जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ये वापस खून में चले जाते हैं पोषक तत्व, ठीक है। और जो सिक्रेशन में क्या होगा? जो अतिरिक्त जो हानिकारक पदार्थ हैं वो हमारे इस किडनी के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं और वो हमारे मूत्र में चले जाते हैं। मूत्र मार्ग के थ्रू हमारे बाथरूम तक वो पहुंच जाते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। किडनी के अंदर क्या होगा वो आप समझ गए। अब जो रक्त है वो रीनल थ्रा के माध्यम से निकलेगा, और जो ये वाला जो रक्त निकल रहा है, इस रक्त की क्या खासियत है? इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि किडनी ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया होता है, जैसे कि आपको बताया है। और यूरिया भी नहीं होता। यूरिया इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपशिष्ट पदार्थ हम मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर निकाल दिए हैं। इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखिए ये वाला चित्र देखिए, ये देखिए, ये बताया था ना पतली पतली जो नलकाएं होती हैं, यही है ग्लोमेरुलस, ठीक है। O2 युक्त रक्त गया धमनी के माध्यम से, CO2 युक्त रक्त निकला सिरा के माध्यम से, ठीक है। ये बंद प्रसंचरण तंत्र का उदाहरण है। आपने खुला प्रसंचरण तंत्र, बंद प्रसंचरण तंत्र पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हार्ट वाला टॉपिक देख लीजिए। अब इधर आते हैं किडनी में। किडनी में जो प्रवेश करता है रक्त जो ऑक्सीजन यूरिया युक्त होता है, ठीक है। और जो निकलता है CO2 एवं यूरिया विहीन होता है। आपको समझाया है मैंने डिटेल से, ठीक है। ये देखिए, ये चित्र थोड़ा देख लीजिए, कल भी आपको शायद दिखाया था। ये देखिए, ये वाला रक्त अंदर जा रहा है, एरो का निशान पे ध्यान दीजिए, ये वाला एरो पे, ठीक है। अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है। ये अनफिल्टर्ड ब्लड जा रहा है, इसमें गंदगी है, इसमें यूरिया भी है, अन्य हानिकारक पदार्थ भी है जो जा रहा है इसमें, लेकिन ये O2 युक्त है, ये ध्यान रखना आपको। ये हम लोग ये समझते हैं जो CO2 है वो गंदा है, उसके साथ हर चीज़ गंदी जाएगी, ऐसा नहीं है। किडनी में जो रक्त इसलिए तो जा रहा है क्योंकि किडनी में साफ सफाई होगी रक्त की, और जो गंदगी जो है वो इधर यूरेटर के माध्यम से आपके मूत्राशय से आपके बाथरूम तक जाती है गंदगी, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। ये देखिए, अब यहाँ ग्लोमेरुलस के बारे में डिटेल में समझते हैं। ये GFR जो है ग्लोमेरुलस, ये कितना फिल्ट्रेशन करते हैं? 125 ml प्रति मिनट, ठीक है। 125 ml प्रति मिनट करेगी तो एक घंटा में 60 मिनट होते हैं, दिन में 24 घंटा होते हैं। 24 में 60 का मल्टीप्लाई करो तो 1440 मिनट हुए एक दिन में। 1200 और 240, 1440 मिनट हुए। 1440 में 125 का गुणा कर दो, 125 का, तो ये 180 लीटर आ जाएगा, ठीक है। 180 लीटर का एक दिन में क्या करती है किडनी? छानती है। लेकिन 180 लीटर में 178.5 लीटर वापस ऑब्जर्व कर लेता है हमारा शरीर। मात्र 1.5 लीटर बाथरूम के रूम में बाहर निकलता है, ठीक है। इतना डाटा आप समझ गए होंगे। ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में वृक्क धमनी अर्थात किडनी की धमनी, यही रीनल आर्टरी, वृक्कशला अर्थात रीनल वेन, आगे जाकर अविवाही धमनिका में बदल जाती है। एक बात हम आपको बता देते हैं, हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं अविवाही धमनिका और अपवाही धमनिका में, इससे समझ लेते हैं। मेरा पढ़ाने का एक तरीका रहता है कि मैं आपको जैसे बताया है कि मैं इंटरलिंकिंग के माध्यम से पढ़ाता हूँ, ताकि क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हो तो कॉन्सेप्ट से आप सही कर दो। अब ये बताओ, अविवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, इसे में क्या क्या अंतर है वो हम समझ लेते हैं। पहले हम चलते हैं भूगोल पे, इसे हम छोटा कर देते हैं, भूगोल पे चलते हैं। आपने कई ऐसी नदियों के बारे में सुना होगा जो एक झील में गिरती हैं। एक झील में गिरी, फिर झील के माध्यम से एक नदी के रूप में बाहर निकलती हैं। नैनीताल झील के बारे में किसने सुना है? केरल में गर्मी है, नैनीताल में सर्दी है, सुना ही होगा नैनीताल। एक गाना है, केरल में गर्मी है, नैनीताल में सर्दी है। तो नैनीताल झील जो है, इसमें कई छोटी नदियां आकर मिलती हैं। जो छोटी नदियां आकर नैनीताल झील में मिल रही हैं उन्हें बोलते हैं अविवाही, ठीक है, एफरेंट। और झील से एक भोलानाथ नदी बाहर निकलती। कौन सा नदी? भोलानाथ नदी।
वो क्या हुआ, वो एफरेंट है, मतलब वो अपवाही है, ये अपवाही है, समझे। दूसरा उदाहरण ले, आजकल मणिपुर बहुत चर्चा में है, वो दंगे वगैरह जो उनका कुकी मेती चल रहा है, कुकी मेती का जो विवाद चल रहा है मणिपुर चर्चा में। और यहाँ एक फेमस झील है लोकटक झील, लोकटक झील, उसके बारे में आपने सुना होगा। इसमें भी कई धाराएं आ रही हैं और यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है इम्फाल नदी। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इम्फाल नदी किस झील से निकलती है, तो लोकटक झील से। भोलानाथ नदी कहाँ से निकलती है, नैनीताल से। एक और झील में चलते हैं। चिल्का तो सभी ने सुना होगा, जो लोग नेवी एवी की तैयारी करते होंगे उन्हें चिल्का एकदम रटा हुआ होगा। उड़ीसा की राजधानी का नाम क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की नदियां हैं दया नदी और भार्गवी नदी, ठीक है, वो चिल्का नदी में आ गई। और चिल्का से एक मूगा नदी निकली, कौन सी नदी, मूगा नदी, और बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो जो नदियां आ रही हैं वो हैं अभिवाही धमनियां, और जो निकल रही है वो जो नदी आ रही है वो अपवाही, और जो निकल रही है वो अपवाही है। आपने नदी अपवाही तंत्र तो पढ़ा ही होगा, इतना समझ में आया होगा। अब हम अपवाही और अपवाही को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय किडनी पे, ठीक है। किडनी पे आए तो अब हम इसमें देख रहे हैं दो चीजें, एक अभिवाही धमनिका है, इधर लिखते हैं अभिवाही। देखो ये मूल कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीजें आपको पता नहीं, आपको अभिकेंद्र, अपकेंद्र, इसके बाद अपकेंद्रीय बल नहीं पता होगा, बेसिक चीजें, तो आप जीवन भर कंफ्यूज रहिएगा, ठीक है। तो अभिवाही और अपवाही में आप अंतर देख लीजिए। जैसे अब किडनी को लेकर हमारी बात चल रही थी, तो किडनी में देखो, जो खून को ग्लोमेरुलस के अंदर लाए, खून को ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, खून को ग्लोमेरुलस के अंदर लाए वो अभिवाही है। जो खून को ग्लोमेरुलस के बाहर ले जाए वो अपवाही है। तो ये अपवाही हो गया, ठीक है, अपवाही हो गया। इतना समझ में आया होगा। पहली बात हमने दिशा समझी, दिशा को समझ लिया। अब हम मोटाई देखते हैं। ये अपेक्षाकृत ज़्यादा मोटी होती है, कौन, अपवाही धमनिका। और जो अपवाही है ये पतली होती है। कारण क्या है, कारण क्या है, क्योंकि ये ज़्यादा ब्लड लाती है, ज़्यादा ब्लड के साथ में इसमें यूरिया भी होगा, ग्लूकोज भी होगा, Na पॉजिटिव होगा, पोटाशियम होगा, और भी अमीनो एसिड होंगे, ये सब कुछ ला रही है, इसलिए ज़्यादा मोटी होती है। और ये प्रेशर के साथ आती है, ठीक है। इसमें जो ये काफ़ी मोटी होगी, इसमें क्योंकि बहुत गाढ़ा रक्त आ रहा होगा, यहाँ से जो रक्त जा रहा होगा उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें केवल रक्त होगा, उसमें और CO2 होगा, गैस के रूप में CO2, बाकी आपका रक्त होगा। और आपका जो ग्लूकोज, यूरिया वगैरह गंदा पदार्थ है वो मूत्राशय के मार्ग से इधर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। यानी दबाव किस में ज़्यादा होगा, दबाव अपवाही धमनिका में ज़्यादा होगा, अपवाही में कम होगा, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि फिल्ट्रेशन के लिए पर्याप्त ब्लड और प्रेशर को बनाए रखना, इसका काम है। ये प्रेशर को बनाए रखेगा तो ये फिल्ट्रेशन यहाँ अच्छे से होगा, यहाँ ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन होता है अच्छे से होगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है अपवाही का, इसका काम होता है फिल्ट्रेशन के बाद रक्त को वापस से सिरा के माध्यम से पूरे शरीर से होते हुए हृदय तक ले जाना, और वहाँ फेफड़े के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करके फिर हृदय से होते हुए हमारे जब बायां आलंद से पूरे शरीर में फिर वापस एक रक्त का एक साइकिल चलता है, चक्र चलता रहता है, ठीक है। नदी के माध्यम से समझो को झील में जो पानी आ रहा है वो कैसा है, वो अभिवाही है। और झील के माध्यम से आराम से फिर वो पानी एक नदी में के माध्यम से जा रहा है, वो क्या है, अपवाही है। इतना आपने समझा होगा, बेसिक चीज, ठीक है। अब चलते हैं मुख्य टॉपिक पर। अब तो नहीं है अभिवाही क्या होता, अपवाही क्या होता, ये लिखिए। ये वृक्क धमनी आगे जाकर अभिवाही धमनिका में बदल जाती है, ठीक है। अभिवाही धमनिका आप जा रहे हैं, फिर अभिवाही धमनिका के माध्यम फिर यह ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुआ, अब यहाँ से अपवाही धमनिका के रूप में निकल जाता है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। GFR का फुल फॉर्म देख लें, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जैसा कि बताया कितनी होती है, 125 ml प्रति मिनट होती है, ठीक है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, वृक्क धमनी आई, वो धमनिका में बदली, धमनिका दो भागों में बंटती है, अभिवाही और अपवाही के बारे में, ठीक है। ये जो प्लाज्मा है, ये देखो प्लाज्मा लिखा है, RBC WC प्लेटलेट्स का निशान कैसा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और फिर यहाँ से RBC WC प्लेटलेट्स बाहर निकल गया,
और इधर से 125 ml प्रति मिनट की दर से क्या हो रही, फिल्ट्रेशन हो गई। इतनी बात आपको पैसे भी समझ में आ रही है। ये ग्लोमेरुलस का चित्र है। देखिए ये जो दिख रहा है, जैसे हम लोगों ने कभी कोई नट बोल्ट खोला होगा, उसमें एक जो होता है, ये हमारे यहाँ वो बोलते हैं पाना, ये पाना है, ठीक है। ये कप के आकार का होता है। देखिए ये कप के आकार है, ये जो है कप के आकार का है। और ये ग्लोमेरुलस हैं जो लाल लाल दिख रही है। देखिए इसमें ये तो आ रही है, देखो ये आ रही है और ये जा रही है। यहाँ देखिए ना, यहाँ दो चित्र आने और जाने का एरो बना है। तो ये आ रहा है फिर वापस जा रहा है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, बाउमैन कैप्सूल, बाउमैन कैप्सूल। और बाउमैन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल ट्यूबल तक जाता है। अब हम ये देखिए इसका विस्तृत चित्र से समझते हैं। ये देखिए कल भी हमने आपको थोड़ा इसका समझाया था। अगर आप हमारा अगर लगातार आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बायोलॉजी एक कोई सब्जेक्ट नहीं, एक कहानी की तरह सब चीज़ें दिमाग में याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो ये है बाउमैन संपुट, इसे बाउमैन कैप्सूल भी बोलते हैं। ये है निकटस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। मतलब बाउमैन कैप्सूल का निकटस्थ मतलब पास में है, इसलिए इसे निकटस्थ कुंडलित नलिका बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्बेशन यहीं होगा, क्योंकि पास में है तो सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्बेशन कहाँ होगा। देखो ये लिखा है, पोषक तत्व रक्त और अवशोषित कर लेता है कौन, ये निकटस्थ कुंडलित नलिका। अब यहाँ से हो गया, ये हेनले के ट्यूब के माध्यम से, ये हेनले का ट्यूब है, यू आकार का होता है, ऐसा ये देखिए यहाँ चित्र में बना है। फिर यहाँ से निकल कर दूरस्थ कुंडलित नलिका में चला गया। यहाँ भी थोड़ा बहुत ऑब्जॉर्बेशन वगैरह होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ से बच जाती हैं वो यहाँ पे जाके होती हैं, ठीक है। और फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका के माध्यम से संग्राहक नलिका, ये संग्राहक नलिका है। और यहाँ से यूरिया, सोडियम, पोटेशियम ये मूत्र मार्ग से निकल जाता है। और एक दिन में कितना होता है, 180 लीटर रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये और विस्तृत चित्र बनाया है इसका। देखिए ऐसा करते हैं, इससे हम एक एक चीज इसकी समझा देते हैं आपको, कौन क्या काम करता है। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। ये चित्र हम पहले भी आपको समझाए हैं। अब ये मूल चित्र पे अब आ गया है हमारा टॉपिक। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, मेल्फियन बॉडी क्या है। ये देखिए मेल्फियन बॉडी, ये लिखा है ना मेल्फियन बॉडी। तो आप गौर करके देखिए, मेल्फियन बॉडी में ये पूरा चित्र नहीं है, इसमें केवल बाउमैन कैप्सूल, ये वाला जो पाना हमारे यहाँ बोला जाता है ये पाना, और इसके अलावा जो ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है, केवल इतना ही मेल्फियन बॉडी का पार्ट है, इतना, ठीक है। मेल्फियन बॉडी में क्या क्या होता है, बाउमैन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, बीजी, बाउमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इतना ध्यान रखना, मेल्फियन बॉडी का पार्ट इतना है। हम लोग कंफ्यूज हो गए, पूरा ही डीसीटी पीसीटी सबको मेल्फियन बॉडी समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसे हम बाउमैन कैप्सूल को समझते हैं। हम पहले समझेंगे इसे, ये वाला बाउमैन कैप्सूल, ये जो, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, कप जैसी थैली है और इसके अंदर कैपिलरी नेटवर्क होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, रक्त को छानकर बाहर करना। मतलब क्या, पानी, यूरिया, ग्लूकोज, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, छोटे मॉलिक्यूल्स, इन्हें छानकर बाहर करते हैं। लेकिन क्षमता क्या नहीं है, RBC नहीं छनेगा, WBC नहीं छनेगा, प्लेटलेट्स नहीं छनेगा, प्रोटीन्स, बताइए प्रोटीन्स छनेगा, नहीं छनेगा, प्रोटीन्स भी नहीं छनेगा यहाँ, इनसे, इनके बस की बात नहीं है। कुल मिला के आपकी चाय की पत्ती का उदाहरण दिया था, आपकी चाय की छन्नी में से अदरक और चाय की पत्ती नहीं छनती है, बाकी सी सब चीज़ें छनती हैं। तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ नहीं छन पाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब छन्ने के बाद रक्त क्या होता है, ये छन्ने के बाद रक्त आ गया इधर, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल का उपयोग यहाँ पास के लिए बोल रहे हैं। और इधर देखिए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है, इधर जो अपोजिट साइड में ये वाला, ये दूर है इसलिए इसे डिस्टल बोल रहे हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। डिस्टल डिस्टेंस को बता रहा है, प्रॉक्सिमल पास को बता रहा है। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में क्या होता है, अर्थात पास की कुंडलित नलिका, हिंदी में बोले तो यहां सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्बेशन होता है। और रीअब्जॉर्बेशन में क्या क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, सोडियम, पोटासियम, पानी,
वापस से खून में चला जाता है। भाई छन जा रहा है तो छन के वापस खून में तो जाएगा, और कितना ऑब्जर्वेशन यहाँ हो जाता है, लगभग 65% के आसपास यहीं हो जाता है, पीसीटी में ऑब्जर्वेशन हो जाता है। ठीक है, जो अच्छी चीजें हैं उन्हें वापस से ऑब्जर्व कर लिया है इन लोगों ने। अब ये यहां से चलाएगा लूप ऑफ हेनले में, इसमें बहुत गहराई से ऐसे चला जाएगा लूप ऑफ हेनले में। तो लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, एक तो यू आकार की होती है जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ वाटर और साल्ट का जो होता है एक दोबारा से इसका ऑब्जर्वेशन चालू होता है, कंट्रोलिंग चालू होता है। इसमें दो प्रकार की लिम्ब होती हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। देखो हम लिख देते हैं, डिसेंडिंग, DE, आप भी लिख लेना, DESCENDING, ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है। दूसरी लिम्ब होती है असेंडिंग लिम्ब। अब हम इसे याद करा दें, हम लिखे का हैं, हम इतने लिखने के शौकीन नहीं हैं, हम लिखा इसलिए दिया आपने। यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब में भी क्या होता है, पहली बात ये समझिए, डिसेंडिंग लिम्ब से पानी बाहर जाता है, ठीक है, और असेंडिंग लिम्ब से क्या होता है, पानी बाहर नहीं जाता। क्या बाहर जाता है, असेंडिंग लिम्ब से Na, सोडियम और पोटासियम, Na और K, पोटासियम को क्या बोलते हैं, K पॉजिटिव, ठीक है, तो ये जाता है। अब डिसेंडिंग लिम्ब से पानी बाहर जाता है, लेकिन आप अभी, हम आज से 2 साल बाद आपसे यही बात पूछेंगे तो आप बता सकते हो, अरे 4 दिन पीछे हालत पतली हो जाती। तो इसे कैसे याद रखें, डिसेंडिंग लिम्ब को आप रखिए D2O से याद। भारी जल आपने सुना है, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है ना, D2O। अब आप कहोगे पानी तो H2O, अरे भाई D2O भी होता है, पढ़ लेना, ठीक है, भारी जल का D2O भी होता है। तो डिसेंडिंग लिम्ब D से स्टार्ट हो रही है और D से ही D2O स्टार्ट होता है, तो इसे कनेक्ट करके आप याद रखिए। पानी बाहर कहां से जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब से, ठीक है, एक बात। असेंडिंग लिम्ब से बाहर किया जाता है आपका सोडियम और पोटासियम, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले की बात हो रही है अभी हमारी, लूप ऑफ हेनले की बात हो रही, ठीक। और यहाँ यूरिन को ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ा किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, आपके घर पे एसी तो लगा ही होगा। एसी का काम क्या होता है, कमरे की नमी को ठंडक देना, नमी और ठंडक को कंट्रोल करना होता है। वैसे ही लूप ऑफ हेनले क्या करता है, शरीर के पानी का बैलेंस बनाता है। तो पानी का बैलेंस कौन बना रहा है, लूप ऑफ हेनले। पोषक तत्वों का बैलेंस कौन बना रहा है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल। अब आते हैं हम डीसीटी पे। डीसीटी क्या होता है, डीसीटी का मेन काम होता है हमारे हार्मोन को कंट्रोल करना। ये हार्मोन को कंट्रोल करता है, ठीक है। हार्मोन में कौन से, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन और एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, आपने सामने सुना होगा, जो मूत्र से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ 2 काम होते हैं, एक तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन, दूसरा एडीएच। इसका काम क्या है, जो एक्स्ट्रा सोडियम, पोटासियम और हाइड्रोजन के आयंस होते हैं उनका एक्सक्रिएशन करता है। किसका, एक्स्ट्रा का। एक बात बताइए, आपकी सब्जी में ज़्यादा नमक हो जाए तो आप खा पाएंगे, वैसे ही यहाँ ज़्यादा सॉल्ट हो जाएंगे, उतना हमारे ब्लड को ज़रूरत नहीं है, तो उनका सेक्रेशन करता है, ठीक है, और उन्हें कलेक्टिंग डक्ट में भेज देता है। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये लिखा है देखिए, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये वाली, ठीक है। इतना समझ गए। कुल मिला के अब इन तीनों का काम हम समझा देते हैं। इसका काम है फिल्ट्रेशन करना। यहाँ कितनी चीज़ें, एक ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये हैं। 5 पार्टों के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले पार्ट का काम है फिल्ट्रेशन करना, दूसरे पार्ट का है पोषक तत्वों का ऑब्जॉर्प्शन करना, तीसरे का पानी को बैलेंस रखना, चौथे का हार्मोनल बैलेंस है, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, हमारे खून को जितनी ज़रूरत है उतने ही आयंस देना। 5वें का काम है इससे कलेक्टिंग डक्ट का, अर्थात इसे कलेक्ट करके शरीर से बाहर भेजना, ठीक। इतना आप समझ गए होंगे। जो लाल कलर का सिस्टम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो तो खून से संबंधित, ये जो है ये मूत्र से संबंधित चीज़ें हैं। शरीर में क्या आएगा क्या जाएगा, ये देखिए अलग चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे कि हमने एडीएच हार्मोन बताया था आपको, एडीएच हार्मोन, तो एडीएच हार्मोन के प्रभाव से क्या होता है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ यूरिन को कंसंट्रेट अर्थात गाढ़ा करके हमारे फाइनल टंकी के पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ से हमारे मूत्र मार्ग से बाहर निकालता है। यही है कलेक्टिंग डक्ट। अब आप चित्र को गौर से देख लीजिए एक बार।
आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ 5 पार्ट हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ये 5वां पार्ट है। ठीक है, समझ गए होंगे। सबका काम पता है, ये फिल्ट्रेशन कर रहा है, ये पोषक तत्वों का बैलेंस बना देता है, ये पानी का बैलेंस बना रहा है, ये हार्मोनल बैलेंस बना रहा है, ये मूत्र को गाढ़ा करके मूत्राशय के मार्ग से बाहर निकाल दे रहा है, कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन फ्लो, ये देखिए यूरिन फ्लो, इतना आपको समझ में आएगा। यदि इसमें गड़बड़ी हो जाती है, जैसे आपको डायबिटीज है, अब हम थोड़ा बीमारियों के बारे में बता देते हैं। आप लोग बीमारियों के माध्यम से इसे थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं, चीज़ें याद कर सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस सबको समझ में ये चीज़ें नहीं आती हैं। आपको आ रही हैं तो आपका दिमाग ठीक है, क्योंकि हर किसी को समझना इनके ये बस में बात नहीं होती है। ये देखिए, यदि आपको डायबिटीज है तो आपका जो पीसीटी जो है, ये पीसीटी, ये ग्लूकोज का रीअब्जॉर्बेशन नहीं कर पाता। ग्लूकोज का रीअब्जॉर्बेशन कहाँ होता है? यहीं होता है। हमने कितना बताया था? 65% के आसपास बताया था ना, 65% के आसपास। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का अब्जॉर्बेशन नहीं कर पाती है। और यूरिन में क्या ग्लूकोज चला जाए, जब ग्लूकोज का रीअब्जॉर्बेशन यहाँ पीसीटी नहीं कर पाएगा तो यूरिन में चला जाएगा। यूरिन में चला जाएगा तो आपको एक रोग होता है, उसे बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। हम लिख देते हैं ग्लाइकोसूरिया, स्पेलिंग बोलते हैं GLYCOSURIA, ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ये रोग हो जाता है। इसके लिए अगर आपको इसका जांच कराना है तो यूरिन शुगर टेस्ट होता है। ठीक है, एक तो पीसीटी क्या नहीं कर पाती? ग्लूकोज का अब्जॉर्बेशन नहीं करा। दूसरा, आपको हाई बीपी है या हार्ट पेशेंट हैं तो आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी जो आपके डीसीटी पे असर डालती हैं। डीसीटी अर्थात डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल पे और कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों पर, इस पे इतने पार्ट पे असर डालती हैं, इतने पार्ट पे। ठीक है, और ये क्या करती हैं? एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर निकालने के लिए दी जाती हैं हम लोगों को। ठीक है, यदि आपको हाई बीपी रहता है, हार्ट पेशेंट हैं आप, और यदि कई लोगों में सुना होगा आपने, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? हमने कहा ना, इसका काम होता है मूत्र का गाढ़ा करना, बताया था ना। डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट है, इससे ज़्यादा पानी वापस चला जाएगा। ज़्यादा पानी वापस चला जाएगा तो यूरिन जो है हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। पानी ज़्यादा चला जाएगा ब्लड में, ठीक है, और यूरिन हो जाएगा एकदम गाढ़ा। अब ब्लड में ज़्यादा पानी क्यों चला जाएगा उसे समझते हैं। हमारे शरीर में जब पानी का कमी होगा तो हम यूरिन के माध्यम से पानी नहीं निकालेंगे। हम शरीर को पानी का कमी है तो शरीर को देंगे। पहला काम है हमारे शरीर को सही करना, यूरिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यूरिन में जब पानी ही नहीं होगा तो यूरिन इतना गाढ़ा और एकदम आप कभी धूप में जाओगे तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो आप जो टॉयलेट करेंगे ना, एकदम पीले कलर की होगी और बहुत ज़्यादा गंध आएगी उसमें से। उसका कारण यही होता है, जब हमारा डिहाइड्रेशन होता है तो ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, ये पानी हमारे मूत्र मार्ग को ना देके हमारे शरीर को दे देती है, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी पानी की कमी है। ठीक है, तो अभी इनके काम आपको ये बीमारियों के माध्यम से समझ में आए होंगे। एक आपसे ऑप्शन पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं, नेफ्रॉन के किस भाग में सबसे अधिक पुनः अवशोषण होता है? ये पूरा नेफ्रॉन है, इसके किस भाग में सबसे ज़्यादा पुनः अवशोषण होता है? हमने बताया था 65%। 65% कहाँ होता है? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल में। ठीक है, अब आगे का टॉपिक कल समझेंगे, चीज़ें कठिन है, कल इसका रिवीजन कराएंगे और फिर हम आपको समझाने वाले हैं एक वो जो कौन सा होता है बीमार लोगों में, अरे कल बताया तो था, डायलिसिस। तो डायलिसिस के बारे में हम समझेंगे कल। ठीक है, और अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और जो भी कमी या सुधार लगता है, आपको अच्छा लगता है तो अच्छा कीजिए, अगर कोई सुधार की ज़रूरत होती है तो कमेंट करके सुधार बता दीजिए, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।